आपके लिए लेकर आई हूँ स्कोलोसिस। स्कोलोसिस क्या रहता है? ये हमारी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द स्पाइन है। मतलब हमारी स्पाइन में जो डेवलपमेंट की ड्यूरिंग जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उसकी वजह से ये हमारी स्कोलोसिस प्रोड्यूस होती है। देखिए स्कोलोसिस एक्चुअल में है क्या? लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन विच एक्सीड बाय 10 डिग्री। मतलब हमारा जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है स्पाइन का, लाइक दिस, सर्वाइकल का हमारा ऐसा रहेगा, इसको हम लेटरली साइड से देख रहे हैं। लेटरली मतलब इसको हम लेटरली से देख रहे हैं, नॉट फ्रॉम फ्रंट एंड नॉट फ्रॉम बिहाइंड। स्पाइन को हम लेटरली देख रहे हैं। सर्वाइकल स्पाइन का हमारा ऐसे आएगा, देखिए कनकेव अंदर की तरफ, कन्वेक्स बाहर की तरफ। ऐसे ही हमारा थोरेसिस का आएगा, ये हमारा कन्वेक्स बाहर की तरफ, कनकेव अंदर की तरफ। लंबर का अपोजिट हो जाएगा हमारा, ये है कनकेव अंदर की तरफ, कन्वेक्स बाहर की तरफ। सेक्रम का हमारा क्या होगा? कनकेव अंदर की तरफ, कन्वेक्स बाहर की तरफ। ये हमारा है नॉर्मल स्पाइन। स्कोलोसिस में हमारा क्या हो जाता है? यही हमारा जो कर्वेचर है स्पाइन का, दैट इज एक्सीड बाय 10 डिग्री। 10 डिग्री का मतलब क्या है? देखिए हमारा ये मिडल में ऐसी लाइन आ रही है, लेकिन स्कोलोसिस में ये हमारा कर्व एबनॉर्मल हो जाएगा, 10 डिग्री एक्सीड कर जाएगा, ये हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। और ये जो हमारा स्कोलोसिस है ये सर्वाइकल स्पाइन में भी हो सकता है, थोरेसिस में भी, लंबर में भी, सेक्रम में भी, ये किसी भी स्पाइन में हो सकता है स्कोलोसिस। तो इसको हम मेजरमेंट एक्चुअल में जो 10 डिग्री हम जो बता रहे हैं विच एक्सीड बाय 10 डिग्री, एक्चुअल में इसको मेजर किया जाता है बाय कोप्स एंगल। कोप्स एंगल भी हम बाय रेडियोग्राफ, बाय एक्सरेज देखते हैं, जो अभी मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी। तो इसके आप टाइप्स देख लीजिए। इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पोस्टरल स्कोलोसिस, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल स्कोलोसिस। जो पोस्टरल स्कोलोसिस है दैट इज ग्रेड 1। मतलब क्या है? कोई भी ह्यूमन बींग्स, गर्ल या बॉय, अगर वो इम्प्रॉपर पोस्चर में अगर वो खड़ा है, स्टैंडिंग कर रहा है, या फिर वो एक लेग के ऊपर खड़ा है सपोर्ट में, या फिर कुछ भी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एंजाइटी में या स्ट्रेस में, वो एबनॉर्मल पोजीशन में खड़ा है, तो पोस्टरल स्कोलोसिस जो है डेवलप हो जाएगा। ये कैसे होता है डेवलप? अगर हम एक ही लेग में खड़े हैं तो हमारा जो स्पाइन है उसका कर्व टिल्ट हो जाएगा। अगर लेग में अगर हमारी लेग की पोजीशन एबनॉर्मल है तो ज़्यादा उसमें जो हमारा एबनॉर्मल कर्व जो है डेवलप होगा, दैट इज इन सेक्रम एंड लंबर। लंबर और सेक्रम में डेवलप होगा। अगर हमने अपना शोल्डर का लेवल सही नहीं रखा हुआ या फिर आर्म्स का लेवल सही नहीं रखा तो हमारा ये एबनॉर्मल कर्व जो है डेवलप हो जाएगा सर्वाइकल एंड थोरेसिस रीजन में। तो डिपेंडिंग ऑन द एबनॉर्मलिटी ऑफ आवर पोस्चर ये हमारा कर्व वेरी करता है, या फिर वो सर्वाइकल में हो सकता है, थोरेसिस में हो सकता है, या लंबर में या सेक्रम में। तो क्या है पोस्चरल स्कोलोसिस में क्या रहता है? इसका कुछ भी रीजन नहीं रहता, बस आपका पोस्चर एबनॉर्मल है। आप अगर सिंगल लेग स्टैंडिंग कर रहे हैं या फिर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर, एंजाइटी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से आपने एबनॉर्मल कुछ किया हुआ है, तो उसकी वजह से आपका फर्स्ट ग्रेड स्कोलोसिस डेवलप हो जाएगा, दैट इज पोस्चरल स्कोलोसिस। सेकेंड है आपका स्ट्रक्चरल स्कोलोसिस, दैट इज ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। इसमें क्या होता है? अगर पेशेंट का सॉफ्ट टिश्यू कंट्रैक्चर है किसी भी लिगामेंट का, किसी भी टेंडन का, तो उसकी वजह से भी हमारा ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो है स्कोलोसिस हमारा डेवलप हो जाता है। कैसे? अगर देखिए पेशेंट एब्नॉर्मल उसका पोस्चर है, वो स्टैंडिंग कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? ये जो हमारा है कन्वेक्स साइड, इसकी तरफ जो हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, इसकी तरफ क्या हो जाएंगे? ये पूरा हमारा स्ट्रेचिंग हो जाएगा। मतलब कन्वेक्स साइड की तरफ हमारे पूरे लिगामेंट्स, टेंडन्स स्ट्रेच हो जाएंगे। जो हमारा कनकेव साइड है इसकी तरफ क्या होगा? हमारा कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। देखिए ये कैसे आपको मैं बता रही हूँ। लाइक हमारी जो आर्म है काफ़ी मंथ्स तक, अबाउट 3 to 6 मंथ तक हमने अपनी आर्म ऐसे रखी हुई है, ड्यू टू किसी का भी फ्रैक्चर हुआ है या फिर उसका आर्म स्लैब लगा हुआ है। अगर उसने ऐसे रखी हुई है तो उसका बाहर का साइड है कन्वेक्स, अंदर का है कनकेव। मतलब जो अंदर का है वो अंदर से जो है पूरा कॉन्ट्रैक्चर, वो अंदर से जो एडिशन फॉर्मेशन हो जाएगा अंदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स का, लाइक लिगामेंट्स, टेंडन। और बाहर का जो है कन्वेक्स साइड, इसकी तरफ जो पूरे लिगामेंट, टेंडन है ये स्ट्रेच हो जाएंगे। ऐसा ही सेम हमारा स्पाइन में होता है।
कन्वेक्स साइड की तरफ स्ट्रेचिंग हो जाता है और कनकेव साइड की तरफ कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो जाता है, जो आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है पेशेंट को। पेनफुल कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्चर, दैट इज द एडिशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। तो उसके बाद क्या है हमारा फर्स्ट ग्रेड है आपका पोस्चरल, सेकंड एंड थर्ड ग्रेड है स्ट्रक्चरल। उसके बाद भी इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। हमारी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक में क्या है, कुछ भी रीजन पता नहीं है पेशेंट को एक्चुअल में हुआ क्यों है। इसके भी आगे 4 टाइप्स हो जाते हैं। दैट इज फर्स्ट रहता है हमारा बाय बर्थ पेशेंट को हो गया है, पता ही नहीं है, एट द एज ऑफ 1 to 2, 2 to 3। सेकेंड हमारा जुवेनाइल। जुवेनाइल में क्या रहता है, अबव 3 ईयर में रहता है, 3 to 8 ईयर तक जुवेनाइल की स्टेज आती है। आगे आपका एडोसेंट। एडोसेंट मतलब अबव 12 ईयर के बाद आपका जो भी पोस्चर में प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हो जाता है स्कोलोसिस डेट अकर इन एडोसेंट। एडल्ट में क्या रहता है, अबव 18 ईयर के बाद अगर आपकी कुछ भी डिफॉर्मिटीज आई हैं आपकी कर्व के अंदर, वो आपका आएगा एडल्ट स्कोलोसिस में। जो आपको मैंने फर्स्ट बताया है डेट अकर बाय बर्थ, इसमें क्या रहता है पेशेंट का अगर स्टार्टिंग से ही डायग्नोज हो गया है तो उसका कर्व जो है अब नॉर्मल है, थोड़ा सा पोस्चर मेंटेन करने पर या फिर थोड़ा सा ब्रेसिंग करने पर, इसमें हमें पेशेंट को बहुत बड़ी ब्रेस लगाना पड़ता है। इसमें रहता है लंबोसेक्रल बेल्ट रहती है और भी ब्रेसेस रहते हैं, प्रोथोसिस, ऑर्थोसिस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें क्या रहता है, अगर हम पेशेंट को सिर्फ ब्रेसिंग कर रहे हैं, बाय बर्थ हमें पेशेंट का डायग्नोज हो गया है, कर्व एबनॉर्मल है, तो ब्रेसिंग से काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। सेकेंड मैंने बताया आपको जुवेनाइल। जुवेनाइल में भी ब्रेसिंग इफेक्टेड रहती है। आपका जो फर्स्ट है बाय बर्थ अगर लग रहा है ब्रेसिंग से इफेक्टेड नहीं हो रहा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज में अगर पेशेंट की बच्चे की सर्जरी कर दी जाए तो काफ़ी इफेक्टेड इसमें रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड है आपका इसमें एल्डोसेंट। एल्डोसेंट में क्या रहता है, ब्रेसिंग से इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। कुछ पेशेंट में ब्रेसिंग से रिजल्ट नहीं आते तो इसमें सर्जरी करनी स्पाइन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लास्ट स्टेज है हमारी एडल्ट स्कोलोसिस। एडल्ट स्कोलोसिस में हमेशा ब्रेसिंग जो है मोस्टली जो है इनफेक्टेड रहती है, इसमें सर्जरी ही करनी पड़ती है पेशेंट की। तो हमारी ये फोर्थ जो हमारी स्कोलोसिस है इसमें ब्रेसिंग एंड सर्जरी इज इफेक्टेड। उसके बाद सेकेंड हमारा टाइप है इसमें पैरालिटिक स्कोलोसिस। पैरालिटिक का मतलब क्या है, इसमें पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट को अगर पोलियो है, स्पाइना बाइफिदा है, कुछ भी अगर ऐसी डिजीज है पेशेंट, उसमें अगर सीपी है, सेरिब्रल पाल्सी है, उसमें भी पेशेंट का है एब्नॉर्मल पोस्चर रहता है। कभी कभी एक लेग में स्पास्टिसिटी होती है तो पेशेंट एक ही लेग के थ्रू बाय स्टिक के थ्रू चल रहा है या उसको उसकी मदर कैरी करके आ रही है सीपी के चाइल्ड में, सेरिब्रल पाल्सी में। तो क्या है, लाइक पोलियो में भी पेशेंट स्टिक के थ्रू चल रहा है या अपना वॉकर के थ्रू चल रहा है, तो इसमें पोस्चर में इतनी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, बोन्स में भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। इसकी वजह से भी हमारा पैरालिटिक स्कोलोसिस जो है प्रोड्यूस हो जाता है। हमारा जो इसमें थर्ड है गेट इज कंजीनाइटल। कंजीनाइटल मतलब बाय बर्थ ही पेशेंट को हो गया, पता ही नहीं है इसका रीज़न क्या है, बाय बर्थ ही पेशेंट को हो गया है, तो इसमें ब्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा कई बार सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन अगर उसमें भी रिजल्ट नहीं आते तो इसमें सर्जरी करनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक्चुअल में स्कोलोसिस और बहुत से रीज़न के कारण हो जाता है। कभी कभी बाय बर्थ पेशेंट का कर्व स्टार्टिंग में अब नॉर्मल है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम अपनी बॉडी को बिल्कुल पेनलेस कंडीशन में रखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमारी एक बाजू में पेन है तो हम उसको ट्राई करते हैं उसको यूज़ हमें कम से कम करना पड़े, तो हम मैक्सिमम यूज़ सेकेंड हैंड का करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, हमारा जो अनयूज जो हैंड है उसमें क्या रहेगा, उसमें शॉर्टनिंग होती जाएगी हमारी मसल्स टेंडन की, और उसमें क्या होगा धीरे धीरे शॉर्टनिंग के बाद बिल्कुल अपना मसल्स जो है बिल्कुल टाइट हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम उनको यूज़ नहीं कर रहे। तो ऐसे ही एक चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम बॉडी का दूसरा पार्ट यूज़ करते हैं, दैट इज कंपनसेटरी। तो कंपनसेशन की वजह से भी अगर हमारा एक कर्व स्पाइन का डिस्टर्ब है तो दूसरा कर्व कंपनसेशन की वजह से उसका कर्व जो है कुछ उसमें एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा कंपनसेटरी स्कोलोसिस जो है प्रोड्यूस हो जाता है। इसको एक्चुअल में डायग्नोज, उसको इंस्पेक्शन करने की देखिए क्या है इसके मेथड। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया इसको हम कोप्स एंगल से मेजर करते हैं, बट इस कोप्स एंगल ये मैं आपको जब एक्सरे की इमेजेस आएंगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इसमें हमें फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिब्रा को हमें इसका लेवल देखना होता है, उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं। कुछ पेशेंट में 10 डिग्री से अबव मतलब 11 डिग्री होता है, किसी में 12 डिग्री होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्रोनिसिटी ऑफ द कर्व।
तो अब हमारा जो है फर्स्ट हमारा इंस्पेक्शन करने का मेथड है डेट इज स्कोप्स एंगल। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा, हम पेशेंट को दूर से इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब पेशेंट का हम ईयर लेवल देखते हैं। ईयर लेवल मतलब अगर पेशेंट जो है कंपनसेशन में, अगर उसका कर्व डिस्टर्ब है, ऑब्वियस है पेशेंट जो है अपना कर्व को अपने पेनलेस कंडीशन पोस्चर लाने के लिए उसको ऐसे करेगा, तो एक उसका ईयर जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ। अगर ईयर में उसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उसका लेवल नहीं आ रहा, इट मीन्स उसके सर्वाइकल कर्व में एबनॉर्मलिटी है, मतलब उसको सर्वाइकल का स्कोलोसिस है। उसके बाद हमें उसका शोल्डर लेवल देखना है। अगर पेशेंट में प्रॉब्लम है तो उसको उसमें क्या रहेगा, शोल्डर लेवल भी अगर अप एंड डाउन है तो उसमें भी ज़्यादातर रीज़न रहते हैं कि उसको सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है। उसके बाद हम पेशेंट का क्या देखते हैं, पीछे का स्केपुलर लेवल, सॉरी फॉर इंटरप्शन। उसके बाद हमारा आता है स्केपुला का लेवल देखते हैं। स्केपुला को भी हम स्ट्रेट लाइन से उसका लेवल मेजर किया जाता है, तो उसमें क्या रहता है, अगर स्केपुला के लेवल में उसका प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब उसको थोरेसिस रीजन में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए दैट इज थोरेसिस रीजन, T1 to T12 हमारी वर्टिब्रास होती है थोरेसिस रीजन में। थोरेसिस रीजन में देखिए अगर पेशेंट को स्कोलोसिस हो गया है तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि अगर थोरेसिस रीजन में पेशेंट को स्कोलोसिस हो गया, उसका कर्व डिस्टर्ब हो गया है, थोरेसिस रीजन में क्या रहता है, हमारी रिब्स अटैच रहती हैं। रिब्स मतलब पसलियाँ जिससे हम सांस ले रहे हैं। तो अगर हमारा थोरेसिस रीजन अगर हमारा डिस्टर्ब हो गया है तो उसमें रिब्स हमारी क्या करेंगी, जो हमारा ये हमारा कनकेव साइड है, कनकेव साइड में जो रिब्स जो है एडहिशन कर जाएंगी, चिपक जाएंगी आपस में, और हमारा कन्वेक्स साइड में जो है स्ट्रेचिंग हो जाएगी, मतलब पेशेंट को ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी हम पेशेंट का इंस्पेक्शन करते हैं तो उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस भी देखा जाता है। अगर उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको थोरेसिस रीजन के कर्व में ही प्रॉब्लम मिलती है। तो हमारा आगे हम देखते हैं आगे अपने हिप का लेवल। हिप में भी काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें हम इलियक क्रस्ट का मेजरमेंट करते हैं, हम इसमें PSIS का मेजर करते हैं, डेट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद भी पेशेंट का पता लग जाता है कि उसकी लंबर कर्व में प्रॉब्लम आ रही है या फिर सेक्रम कर्व में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम नीज का लेवल देखते हैं। नीज का लेवल मतलब जो हमारी ये पटेला बोन होती है उसका लेवल देखा जाता है। इसमें भी अगर लेवल ऊपर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब लंबर सेक्रम रीजन में उसकी स्कोलोसिस डेवलप हो रहा है। उसके बाद हम फीट का लेवल देखते हैं, फुट का लेवल देखा जाता है, उसका स्ट्रेट लाइन में उसका लेवल देखा जाता है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है दैट इज मोस्टली अकरिंग लंबर एंड सेक्रम रीजन। तो हम अपने बॉडी पार्ट्स का लेवल देखकर पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में उसके कौन से रीजन में जो है कौन सा कर्व जो है उसका डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है इंस्पेक्शन करने का। हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में रखने के बाद उसका ओसीपीट रहता है हमारा पीछे का, ओसीपीट से लेकर नीचे सेक्रम रीजन तक पूरा स्पाइनस प्रोसेस को पैल्पेट किया जाता है। पैल्पेट करने के बाद उसको थोड़ा प्रेस किया जाता है। अगर प्रेस करने के बाद उसको थोड़ी सी भी टेंडरनेस या पेन फीलिंग हो रहा है तो पेशेंट इसका मतलब उसको उसका कर्व जो है पेन भी प्रोड्यूस करने लग रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग फिजियोथेरेपी अवॉइड करते हैं क्योंकि पेशेंट का कर्व जो है पेन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका इंस्पेक्शन करने की और भी बहुत मेथड है। हम रेंज ऑफ मोशन भी मेजर करते हैं पेशेंट का बेंडिंग पोजीशन में, पेशेंट का साइड बेंडिंग टू दी राइट, साइड बेंडिंग टू दी लेफ्ट, इसमें भी हम इंस्पेक्शन करते हैं। एक चीज़ और, स्कोलोसिस जो है हमारा राइट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर हमारा कर्व जो है ज़्यादा राइट साइड में कर्व बेंड हो गया है तो वो राइट साइड स्कोलोसिस होगा, अगर लेफ्ट में हो गया है तो लेफ्ट साइड। मतलब अगर सिंगल लेग स्टैंडिंग कर रहा है पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियस है उसका कर्व जो है जिस लेग पर वो स्टैंड कर रहा है उस तरफ बेंड हो जाएगा। तो इट डिपेंड ऑन दी पेशेंट एबनॉर्मल पोजीशन, वो कर्व जो है राइट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट इंस्पेक्शन। बाकी जो इसका आगे का है ट्रीटमेंट प्लान क्या कर सकते हैं हम इसमें पोस्चर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ स्टे विद मी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक बटन को क्लिक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखिए। अगर आप मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगी। तो प्लीज़ स्टे विद मी एंड